Assalamu alaikum. Once again, welcome back in lecture number 30 of Economics 401. तो लेक्चर नंबर 30 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 80 से स्टार्ट किया था फाइनल टर्म का, 19 से स्टार्ट किया था फाइनल टर्म का जो सिलेबस है। तो लेक्चर नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मेरी कोशिश हर लेक्चर में ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करूं ताकि आपको पेपर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इससे जो पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 29 कवर किया था, आई होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं लिया 29, इसको लाजमी लें। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 29 को कभी स्किप नहीं करना, आपने वो लाजमी लेना है। अच्छा, तो चलिए लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 13 में आपके पास क्या चीज़ है जी? द की वेरिएबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, की वेरिएबल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल क्या कहती है कि आपके पास मनी जो है वो आपके पास सर्कुलेट होती है फ्लो की शक्ल में। वो कहाँ पे सर्कुलेट होती है? अच्छा, ये दोनों कहते हैं, क्लासिकल और किन्सी दोनों कहते हैं कि ये आपके पास सर्कुलेट होती है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तब आती है जब ये सर्कुलेट करे। तो सर्कुलेट ये कैसे करती है कि फर्म से हाउस होल्ड में जाती है। ठीक है, फर्म से हाउस होल्ड में जाती है, फिर वो क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को अपनी को एक्सपेंड करती हैं, सप्लाई को मज़ीद बढ़ाती हैं। तो इस तरह ये आपस में जो है वो ये निज़ाम चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो इस और नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है ना, उनको हमने शॉर्टकट लिख लेना है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये कुछ नोटेशंस हैं। तो आप यहाँ पे देखें, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, एस स्टैंड फॉर सेविंग, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, टी स्टैंड फॉर टैक्सेस, और जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो आपके पास लोगों के ऊपर खर्च करती है। अब देखिए, इंपोर्ट्स के लिए आई तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, तो इंपोर्ट का सेकंड वर्ड एम हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह एक्सपोर्ट के लिए एक्स यूज़ कर लिया और वाई हमने टोटल इनकम के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, तो बाकी तो सारे सेम ही हैं, जस्ट इसमें आपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और जो इनकम है उसके लिए याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो उनके फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने ऐसे ही याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो के इस पूरे ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है कि आपकी फर्म जो प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और पैसा देती हैं अपने वर्कर्स को, वो वर्कर क्या करते हैं, उस पैसे को कंज्यूम करते हैं। कुछ आपके पास जो पैसा होता है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, गवर्नमेंट वहाँ से पैसे लेती है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स करती है, इनके आवाम के ऊपर लगाती है, फिर वो पैसा वापस सर्कुलेट होके उसी दरमियान में आ जाता है। तो इस सारे को कहते हैं कि पैसा आपके पास इस तरह सर्कुलेट हो रहा है, किसी दूसरे से तीसरे चौथे, फिर वहीं इस तरह सारे ये पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ में कोई चीज़ इंसर्ट करना, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, और कोई चीज़ निकल जाना उसको आपको पता है कि हम लीकेज कहते हैं। तो सेम ये कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हुई है लीकेज और इंजेक्शन के लिए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूज़ हुई हैं आपके पास रुपीज़ कह लें या पैसे कह लें। इस तरह आपके पास ये यूज़ हुई है कि आपके पास जो मनी है ना, वो या इंजेक्ट की जाती है या सर्कुलेट की जाती है, या इंजेक्ट की जाती है या लीक की जाती है पूरे सिस्टम से। हमने जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा है ना, कि आपके पास जो मनी है, वो पैसा है, वो सारा आपके पास घूम आके फिर वहीं पे उसी फॉर्म में आ जाता है। तो उस पूरे सर्कल में पैसा या तो इंजेक्ट किया जाता है या लीक किया जाता है, इसको हम कहते हैं लीकेज या इंजेक्शन। तो चलें दोनों को अलग-अलग देखते हैं। तो सबसे पहले लीकेज क्या है? लीकेज की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है।
लीकेज और विड्रॉल, लीक या विड्रॉ, ठीक है, इज एनी यूज ऑफ इनकम received by a household that does not return as revenue or domestic farms, के पैसे की ऐसी फार्म जो वहाँ से निकले और दोबारा आपके पास उस डोमेस्टिक फार्म में ना आए, तो इसको हम कहेंगे ये आपके पास पैसा इस फार्म से लीक हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, आप सेव कर लेते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, या इंपोर्ट्स कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपने पैसा सेव कर लिया, ठीक है, अपने पास, तो वो सर्कुलेट में नहीं आया, वो आपके पास अपने पास ही रहा, ठीक है, तो आपके पास पूरे सर्कल से पैसा जो है वो आपके पास से आउट हो गया है। टैक्स आपने गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, टैक्स भी यहाँ पे आपने याद रखने की आपके पास लीकेज में है, टैक्स आपने गवर्नमेंट को दे दिया, तो आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा था पैसा उसमें से निकल गया है। या आपने इंपोर्ट किए, ठीक है, इंपोर्ट की है तो आपने अपना पैसा बैरूनी मुल्क रवाना कर दिया, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ ली है ना, तो आपका पैसा बाहर चला गया, तो वो भी आपके उस सर्कल से पैसा निकल गया है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मज़ीद इसको आगे देखेंगे। अब इसकी अपोजिट इंजेक्शन क्या चीज़ है, ये आपके पास ऐसी पेमेंट्स हैं जो फर्म्स को दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या इन्वेस्ट की जाती हैं बाहर से एक्सपोर्ट की शक्ल में, ठीक है, तो ये आप कहते हैं ये आपके पास इंजेक्ट हुआ है। देखिए कोई नई इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, फार्म में, या गवर्नमेंट ने कुछ आपको पैसा खर्च किए है, या आपने कोई चीज़ बाहर भेजी और बाहर से पैसा रिसीव की है, तो आपके पास वो पैसा उस सर्कल में मज़ीद बाहर से आया है, ठीक है, मज़ीद इंटर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास इंजेक्शन है, ठीक है। वही आपके पास इंजेक्शन, लीकेज विड्रॉ और इंजेक्शन लीकेज मॉडल, ये चीज़ सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जब आपके पास इंजेक्शन और लीकेज आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तब आपके पास ये इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इसके ऊपर किन्सियस और क्लासिकल दोनों के अलग अलग व्यूज़ थे, तो इन दोनों को मज़ीद स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल व्यूज़ के ऊपर क्या चीज़ है, क्लासिकल व्यू कहता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपकी एस इक्वल होगी आई के। अब देखिए एस क्या चीज़ थी, आई आपके पास क्या चीज़ थी, इन्वेस्टमेंट थी। जब आपकी सेविंग इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, फर्स्ट ये चीज़, सेकंड आपकी क्या चीज़ होगी, सेकंड तौर पे जब आपकी एक्सपोर्ट इक्वल होगी इंपोर्ट के, इस तरह आपके टैक्स इक्वल होंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के, तो हर चीज़ अपनी उलट की इक्वल होगी तब जाके आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा। ये था क्लासिकल व्यू। अब देखते हैं कि किन्सियस इस बारे में क्या कहते थे। तो किन्सियस कहते थे कि आपके पास इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपके पास टोटल इंजेक्शन इक्वल होंगे टोटल लीकेज की शक्ल में, ठीक है, यानी कि सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट्स आपके पास इक्वल होंगी, आपके पास इन्वेस्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक्सपोर्ट में, तो टोटल इंजेक्शन इक्वल होंगे टोटल लीकेज के, तब आपके पास इक्विलिब्रियम होएगा। तो अब आपके पास ये नज़र आ रहा होगा कि दोनों क्लासिकल और किन्सियस व्यू तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। किन्सियस कहते थे कि टोटल इंजेक्शन आपके पास इक्वल होगी टोटल लीकेज की, लेकिन क्लासिकल क्या कहते थे कि आपके पास सिंगल इंजेक्शन इक्वल है सिंगल इन्वेस्टमेंट की, फिर नेक्स्ट आपके पास लीकेज नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इंजेक्शन की इक्वल आया, मज़ीद आपने जो भी उसे लीकेज किया उतना ही आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि उसमें इंजेक्ट किया, तब आपके पास इक्वल है। ये इनकी सिंगल चीज़ की इक्वल आएगी तो उसको कहते हैं क्लासिकल व्यू, और तमाम इंजेक्शन तमाम लीकेज की इक्वल होंगे तो इसको कहते हैं किन्सियस व्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखी हुई है, y इक्वल ए डी इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ से देखें y आपके पास क्या थी, y आपके पास टोटल इनकम थी, ठीक है,
नेशनल इनकम, ठीक है। ए डी आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, ए एस आपके पास एग्रीगेट सप्लाई है, सी आपके पास कंजम्पशन है, आई आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जी आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, एक्स माइनस एम यानी कि एक्स आपके पास एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट निकाल दें, तो ये सारा आपके पास आ जाएगा आपकी टोटल इनकम में। टोटल इनकम आपके पास क्या चीज़ आएगी, कंजम्पशन प्लस इंजेक्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। आपके पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की ही इक्वल आएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके पास चीज़ क्या कहते थे कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के और इक्वल होगी इनकम के, तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्पोजेबल इनकम। पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और इस लेक्चर में भी इसको रिपीट कर रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कौन सी इनकम होती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल इनकम दैट इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन और सेविंग, ठीक है। कि आपके पास आपके घर में जो टोटल इनकम आ रही है आपके पास कंजम्पशन के लिए या सेविंग के लिए, जिस मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपके पास इनकम आ रही है टोटल, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। और ये इक्वल होगी डिस्पोजेबल इनकम टोटल इनकम माइनस टैक्स। आप जितना टैक्स दे देंगे उसके बाद आपके पास जो इनकम बचेगी इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, तो ये क्या कहता है, कंजम्पशन is the amount of national income that is spent on goods and services produced by domestic farm। कि कंजम्पशन आपके पास वो सारी अमाउंट होती है जो आपके पास नेशनल इनकम में से स्पेंड करते हैं गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बनाई जाती हैं। कंजम्पशन इज द मोस्ट स्टेबल एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये आपके पास 2 से 3rd या 3 to 4th ऑफ जीडीपी में से होना चाहिए, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3rd इतनी होनी चाहिए या 3 डिवाइड बाई 4th इतनी आपके पास कंजम्पशन होनी चाहिए। तो बाकी यहाँ पे ये वाला जो टेबल है यहाँ पे आपके पास सेविंग का फार्मूला लिखा हुआ है और ये सेविंग का आपके पास फार्मूला है। टोटल सेविंग आपके पास होगी टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। आपके पास ये टोटल इनकम बाई डी है, सी आपके पास कंजम्पशन है, एस सेविंग है। तो अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है 500 और कंजम्पशन भी 500 है, तो आपके पास लाजिमी बात है सेविंग ज़ीरो हो जाएगी। वाई डी माइनस सी हो रहा है ना, तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपके पास टोटल डिस्पोजेबल इनकम 550 है और आपकी कंजम्पशन 540 है, तो आपके पास 10 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। इस तरह अगर आपकी टोटल इनकम 600 है और 580 आपके पास कंजम्पशन हो रही है, तो 20 आपके पास सेव हो रहे हैं। और इस तरह ये सारा टेबल है, इजी सम। बाकी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों कंसेप्ट हैं। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या चीज़ होती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट दैट पीपल कंज्यूम्स व्हेन दे रिसीव एन एक्स्ट्रा डॉलर। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉलर आएगा, ठीक है, जितनी आपके पास इनकम आ रही है उसमें एक एक्स्ट्रा डॉलर मज़ीद आएगा, तो फिर क्या होगा, जितनी आप कंज्यूम करेंगे उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। आपके पास पहले से इनकम आ रही है, उसमें से आपके पास आपकी इनकम में $1 एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो गया, तो जितनी आपके पास कंजम्पशन बढ़ेगी इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये आपके पास होता है 0.5 से 1 तक, ठीक है। क्योंकि टोटल आपके पास $1 आया है ना, तो 1 से ज़्यादा तो ये हो नहीं सकता, इसलिए 0.5 से 1 के दरमियान ही होता है। बट कैन वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ पॉपुलेशन में मुख्तलिफ एज में ये मुख्तलिफ हो सकता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था ये चीज़ कि आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है तो आप कितना उसको कंज्यूम कर सकते हैं।
उसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सेम वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है कि अगर आपके पास जितनी इनकम आ रही है ना, उसमें अगर $1 मज़ीद आना स्टार्ट हो जाए तो आप कितना सेव करेंगे, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, MPS। और आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होता है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, कि आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉलर आया है ना, तो जितना आपने सेव किया है, एक ही डॉलर आया है ना, तो उसमें से जितना आपने सेव किया है उसको 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास कंजम्पशन आ जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे C है, इक्वल आएगा 1 माइनस MPS। अब देखें आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉलर आ गया है, ठीक है, $1 आपके पास एक्स्ट्रा आया है, उसमें से आपने जितना सेव किया है ना, उस $1 में से जितना आपने सेव किया है उसको एक $1 से माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा है, आपने जितना डॉलर को इस्तेमाल किया है, तो ये आ गई MPC इज इक्वल 1 माइनस MPS, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से एक और चीज़ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या चीज़ है, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। टोटल कंजम्पशन के ऊपर टोटल इनकम को डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इसी तरह से आप टोटल सेविंग को डिवाइड कर दें डिस्पोजेबल इनकम से तो आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास होता है 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम वही बात आ गई जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था, MPC इज इक्वल 1 माइनस MPS, तो यहाँ पे आ गया APC इज इक्वल 1 माइनस APS। $1 में से आप जितना सेव करें उसको माइनस कर दें तो आपके पास कंजम्पशन आ जाती है। उसके बाद सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या चीज़ है, सेविंग फंक्शन यील्ड द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउस होल्ड ऑफ नेशन विल अंडरटेक एट ईच लेवल। जितना आप एक लेवल के ऊपर सेव करते हैं उसको सेविंग फंक्शन कहते हैं। एज यूजुअल इसका ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला इसका फार्मूला है। डी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये आपके पास पॉजिटिव होता है और लेस देन 0.5 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास सेविंग फंक्शन लेस देन 0.5 होता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेविंग और इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट क्यों है कि जितना ज़्यादा आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा आप उतनी ज़्यादा सेव करेंगे, जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतनी कम आप सेव करेंगे। ये पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात बहुत डिटेल में की हुई है। उसके बाद ये सारे वही फार्मूले लिखे हैं जो हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू अगर टोटल कंजम्पशन माइनस आपके पास जो टोटल इनकम होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास आ जाती है सेविंग माइनस टोटल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू हो जाती है 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपके पास टोटल कॉस्ट माइनस आपके पास चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आपके पास आ जाती है इनकम। इस तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास आ जाती है चेंज इन सप्लाई, ऐसा आपके पास सप्लाई नहीं था, ऐसा आपके पास सेविंग था, चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास था 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये वाले फार्मूले आपने याद रखने हैं, नेक्स्ट जहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है उनको देख लेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 30 आपके पास एंड हो गया है। लेक्चर नंबर 31 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कैंडी अगर समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अप्रिशिएट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।